हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। आज मैं जो यूनिट आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, दैट इज हैविंग हाईएस्ट वेटेज 12 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आज की अगर आपने वीडियो पूरी अच्छे से मन से देख ली और प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 40 में से 12 मार्क्स पक्के। ठीक है, अब ये रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में तो कम से कम आप सीरियस होंगे ही, ये मैं सब बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ। अब सारे बच्चे बहुत दिल से पढ़ने लगे हैं। तो पहले एक कोट, राइट, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। ठीक है, कि मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो सभी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं सब खूब अच्छे मार्क्स से 500 बोर्ड्स में सबके डिस्टिंक्शन 90 अबव 100 सबके मार्क्स आए। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए, और जब हम दोनों की कोशिश एक साथ मिलेगी तो सक्सेस भगवान जरूर देगा। राइट, इस विश्वास के साथ मैं कर रही हूँ और आप इसी विश्वास के साथ पढ़िए। चाहे भले ही पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी भी आप पढ़े बच्चों तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है। राइट, और अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपके लिए। राइट, अब आज चाहिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसमें सीबीएसई ने कुछ की टॉपिक्स दिए हैं, की पॉइंट्स दिए हैं जो आपको तैयार करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पहले कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, राइट। इसके बाद एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये बात की बात है। पहले मेजरमेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू एडी एंड थ्रू एएस, राइट। उसके बाद आपका एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, inflationary gap, deflationary gap, and measure to correct excess and deficit demand, inflationary and deflationary gap, that is monetary policy and fiscal policy both, और लास्टली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है। अगर ये टॉपिक्स आप पढ़ लिए, ये टॉपिक क्या पूरी यूनिट है लगभग, तो आपके 12 नंबर शर्तिया पक्के। राइट, तो मेरे साथ शुरू हो जाओ। अब पहले शुरू करते हैं बेटे कंजप्शन फंक्शन। राइट, कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। यहाँ पे मैं ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, रिवीजन है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जिसमें काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है। एक एक टॉपिक को बहुत डीप में मैंने पढ़ाया है, उसको खोलो, बुक को खोलो। आपको 100% मैं लिख के दे रही हूँ, 12 नंबर पक्के मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला है कंजप्शन फंक्शन जो सीबीएसई ने दिया है, और सेविंग फंक्शन। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन दैट इज सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसे हम ए बार भी बोलते हैं, राइट, प्लस बी वाई। बी क्या है, एमपीसी है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई है, राइट। और एस क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार। जितना ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, उतना ही क्या होगी, डिस सेविंग होगी। ये दोनों अमाउंट बराबर होंगे। ये पॉजिटिव वाई एक्सेस पे होगा और ये निगेटिव वाई एक्सेस पे होगा। दैट्स इट, राइट। ये स्लोप ऑफ एमपीसी है, राइट। तो सेविंग कम में स्लोप ऑफ एमपीएस आएगा। ये स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है, सॉरी, जो कि एमपीसी है। तो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या होगा, एमपीएस। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व एमपीसी विच इज बी, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व दैट इज एमपीएस। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस बी। 1 माइनस बी ये क्या है आपका, एमपीएस है। एमपीएस क्या है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व है, जो कि क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। या ये क्या है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ये क्या है, एमपीसी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, ये ऑटोनॉमस है और ये इंड्यूस्ड है।
यानी कि ये इनकम से अफेक्टेड नहीं होता, तो ये कहाँ से आता है? पास्ट सेविंग से आता है, डिसइन्वेस्टमेंट से आता है, बोरोइंग से आता है। और ये क्या है? इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? इंड्यूस कंजप्शन, राइट। अब ये क्या है? इनटू वाई, ये भी आपका क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव सेविंग, और ये दैट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द इंड्यूस सेविंग विच इज अफेक्टेड बाय डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, सेविंग के साथ भी इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। ये आपका हो गया इक्वेशन। इसके बाद आपका आ जाइए डायग्राम। डायग्राम्स, कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम, दिस इज दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इनकम, और यहाँ पे क्या है? कंजप्शन वाई पर, ठीक है। ये जीरो, तो ये जीरो पर जितना कंजप्शन है बेटे, सपोज ये 40 करोड़ से, तो ये क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन 40, ठीक है। और जो ये इनकम के साथ बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, जैसे इनकम बढ़ती जा रही है और इनकम कम हो रही है तो ये कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इस ये और ये b इंटू वाई, ठीक है। b इंटू वाई, बी वाई क्या है? ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है, और ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये ऑटोनॉमस है और ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस कंजप्शन। और इन दोनों को मिला दें तो क्या हो गया? टोटल कंजप्शन। समझ में? अब आ जाइए सेविंग। सेविंग क्या है? जितना ये ऑटोनॉमस कंजप्शन अगर साथ में लें बच्चों, इन दोनों डायग्राम को, या मैं दोनों डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये सी है, ठीक है, और ये वाई है। वाई 45 डिग्री लाइन से होता है और जीरो से स्टार्ट होता है, मूविंग अप होता है, ये वाई हो गया, राइट। तो जितना जीरो लेवल पे कंजप्शन होगा, तो जीरो माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस, तो वाई जीरो माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना ऑटोनॉमस कंजप्शन बचो, सेम अमाउंट पे सेविंग नेगेटिव होगी बिलो एक्स एक्सेस और नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो इतना ही नीचे लेंगे और ये यहाँ पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। जहां पे y इज इक्वल टू सी है, ठीक है, वहां पे सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, राइट। और बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट ए एंड बी एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट सेविंग कर्व। दिस इज द डेरिवेशन 3 और 4 नंबर में आता है। सेविंग कर्व का डेरिवेशन सी से और कंजप्शन कर्व का डेरिवेशन एस से, राइट। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, राइट, ऑफ कंजप्शन फंक्शन और एंड ऑन सेविंग फंक्शन, राइट। इसके फीचर्स, कंजप्शन फंक्शन की नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट स्टार्ट अबव ओरिजिन। क्यों? ऑटोनॉमस कंजप्शन। सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। कैसे? पास्ट सेविंग, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। दूसरा, मूविंग अप। क्यों? क्योंकि वाई बढ़ता है तो इनका कंजप्शन भी बढ़ता है। तीसरा, स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ कीन्स ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। एमपीसी को कीन्स ने कांस्टेंट एज्यूम किया है, उसके कारण ये कैसा है? लीनियर कर्व है। तीसरा क्या है इसका? इट इज फ्लैटर इंक्लाइन टू एक्स एक्सेस, एक्स की तरफ झुका है। क्यों? क्योंकि प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि पार्ट ऑफ इनकम पीपल यूज टू सेव। जैसे कि शेड्यूल में हम क्या बताते हैं? इनकम बढ़ी 100 से, कंजप्शन बढ़ेगा 80 से, क्योंकि ए पार्ट ऑफ देयर इनकम द पीपल यूज टू सेव, 20 लोग सेव करेंगे। तो प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन is less than proportionate increase in income, that's why it is inclined to x axis, x की तरफ झुका हुआ होगा, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट, एक मिनट, डस्टर। ये हो गया तुम्हारा कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। ब्रेक इवन पॉइंट पर एमपीसी आपका वन होती है, सॉरी एपीसी 1 होता है, सी अपॉन वाई।
ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सी ज्यादा है वाई से, तो एपीसी मोर देन 1 होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां सी इज इक्वल टू वाई है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी होता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है, ये याद रखो, राइट। और यहाँ पे s इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे पहले एपीसी क्या है, एपीसी मोर देन 1, इस पर इज इक्वल टू 1, और इसके बियॉन्ड एपीसी इज हियर लेस देन 1, क्योंकि c कम है और y ज्यादा है, ठीक है। तो 1c इज कंजप्शन इज लेस देन y, तो क्या होगा, एपीसी विल बी लेस देन 1। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट पूरा, कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। अब आ जाइए टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, ठीक है। टाइप्स में टाइप्स, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 2 टाइप्स, और कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, इसकी भी 2 टाइप है, एपीसी एंड एमपीसी, ठीक है। इसके भी 2 टाइप है, एपीएस एंड एमपीएस। एवरेज क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल, ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल, एवरेज में रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, एपीसी में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है ये, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो दोनों मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। ये सी है, तो ओ एम हमारा क्या होगा, कंजप्शन, एंड ओ एस क्या होगा, इनकम। तो इस पॉइंट ए पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू क्या हुई, ओ एम, दिस इज कंजप्शन, अपॉन ओ एस, दिस इज इनकम। कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये हुई है तुम्हारी एपीसी, ठीक है। एपीएस क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम, टोटल सेविंग टू टोटल इनकम, ठीक है। ये क्या है, एपीएस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये क्या हुआ, स्टॉक, ठीक है। इसको भी डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट पर हम मेजर कर सकते हैं। एमपीसी क्या, रेशियो ऑफ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो ये क्या यहाँ पे होता है, पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और डायग्राम में जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2 डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन लेंगे, ये चेंज इन सी और ये चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, दिस इज व्हाट एमपीसी, एंड चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, दिस इज व्हाट एमपीएस, राइट। अब आ जाइए इसकी रिलेशनशिप, ठीक है। एवरेज में टोटल आता है और मार्जिनल में चेंज आता है। अब आ जाइए दोनों की रिलेशनशिप, इस पे भी कभी कभी 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। रिलेशनशिप बहुत ईजी है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, and relationship between MPC and MPS, दोनों की रिलेशनशिप बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। APC क्या है, C अपॉन वाई, और ये क्या है, S अपॉन वाई। C प्लस एस क्या होता है, Y अपॉन वाई, तो क्या हो गया 1, ठीक है। अब आ जाइए एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लीजिए कि y इज इक्वल टू 100, c इज इक्वल टू 70, s इज इक्वल टू 30। तो c अपॉन वाई 70 अपॉन 100 प्लस 30 अपॉन 100, 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, MPC and MPS,
एस इज इक्वल टू 1। ये क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। एंड चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई। जैसे सी कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, इसी तरह से चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। तो ये क्या हुआ बच्चों, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। इसमें भी इसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो और प्रूव कर दो। तो अगर मान लो एपीसी आपको दिया हुआ है 0.7, तो एपीएस कितना होगा, एपीएस 0.3। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस, राइट। इसी तरह से 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस एंड 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। तो एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी आप 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में अक्सर ये कॉन्सेप्ट आता है। अब इसका कैसे दिया रहता है कि न्यूमेरिकल में वैल्यू कभी कभी कि 60% ऑफ एडिशनल इनकम चेंज इन इनकम इज कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब एमपीसी क्या है, 0.6। ठीक है, और ये 0.6 है तो ये क्या होगी 0.4, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी 0.6 है तो ये क्या होगी 0.4, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप आती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया रिलेशनशिप का। अब आ जाइए, इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एपीसी की एंड एमपीसी और एमपीएस की, दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 0 से 1 में ही घूमती है। ठीक है, 0 कब होगी, अगर मान लो एपीएस लें तो इसकी 0 कब होगी बेटा, कि जब एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। ठीक है, तो एमपीसी क्या होगी 0, क्योंकि चेंज इन सी क्या हो गया 0, क्योंकि सारी इनकम लेके जोड़ दी बच्चों लोगों ने, सेव कर दी, कंजप्शन के लिए कुछ भी यूज नहीं करिए, चेंज इन कंजप्शन 0। तो चेंज इन कंजप्शन अगर 0 है अपॉन चेंज इन वाई तो आंसर आएगा 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। मैक्सिमम वैल्यू 1, कब होगी एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1, जब एंटायर एडिशनल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, इज इक्वल टू कंजप्शन। मतलब चेंज इन सेविंग इज 0, यहाँ पे चेंज इन सी 0 था। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन एस 0 होगा। तो यहाँ पे ये 100 बढ़ा और ये भी 100 बढ़ गया, तो 100 अपॉन 100 ये क्या है 1। ठीक है, और बीच में फ्रैक्शन में कब होगा 0.6, 0.4, 0.3, जब ए पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड एंड ए पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो बिटवीन 0 to 1 आएगा। इसी तरह से ये इसकी वैल्यू भी 0 से 1 होगी। ये 0 कब होगी बच्चों, जब एडिशनल चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सी, पूरी इनकम कंज्यूम कर दी जाए, सेव 0 किया जाए। तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, 0 अपॉन 100 क्या आएगा 100, ये आएगा 0। ठीक है, अगर मान लो इस एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, खर्च कुछ भी नहीं किया जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम बढ़ी 100 और पूरी की पूरी इंक्रीज इनकम लोगों ने सेव कर दिया। तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 0 से 1 वैरी करती है। एक एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों बताती हूँ मैं तुमको, डिटर्मिनेशन। ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। दो अप्रोचेस है, एडी एंड एएस अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जहां एडीएस के बराबर होती है, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बीच में यहाँ पे आपको टेबल बना रही हूँ, एक ही साथ पूरा देख लें। ठीक है, यहाँ पे ये y है
जीरो से शुरू करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। सी 40, जीरो पे ये कभी जीरो नहीं होता है, सर्वाइवल के चाहिए क्या, ऑटोनॉमस कंजप्शन, एंड विल इंक्रीज बाय 80, क्योंकि प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो ये हमने 100 से बढ़ाया, तो सी बढ़ाएंगे 80 से, तो 120, 200, 280, 360 and 4, 40 and 5, 20। ठीक है, ये हो गया सी। y माइनस सी क्या होगा, एस। ये हो गया -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। ये 80 से बढ़ रहा है, तो y कितने से बढ़ रहा है, 100 से। जब y 100 से बढ़ रहा है, सेविंग 80 से बढ़ रहा है, तो सॉरी कंजप्शन 80 से बढ़ रहा है, तो सेविंग कितने से बढ़ेगा, 20 से, क्योंकि चेंज इन c प्लस चेंज इन s इज इक्वल टू चेंज इन y। चेंज इन y 100 है, 0, 100, 200, 300, चेंज इन c 80 है, तो चेंज इन y माइनस चेंज इन c इज इक्वल टू चेंज इन s। तो ये कितने से बढ़ेगा हमारा, 20 से बढ़ेगा। देख रहे हो ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ये आई हम कांस्टेंट लेते हैं, 20, 20 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर एडी क्या है, सी एन आई है। ठीक है, सी प्लस आई क्या है, एडी है आपका, 2 सेक्टर एडी। तो ये कितना हो गया, 60, 140, 220। ठीक है, एंड 300, 380 and 440 plus 20, 460, 520 plus 25, 40। और आ जाइए ए एस क्या है, सी प्लस एस। ये क्या है, सी प्लस आई, और ये क्या है, सी प्लस एस। ठीक है, सी प्लस एस, ये जीरो हो गया। ठीक है, 40 प्लस -40 इज इक्वल टू 0, 120 प्लस -20 इज इक्वल टू 100। और ये पता होना चाहिए, ए एस इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हम इसको बिना कैलकुलेट करे इसको कॉपी कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ए एस इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारे याद होना चाहिए अच्छे से। और इसको बहुत ही आसान है बच्चों, ये याद करो, 40 इनिशियल रखो, इसको 80 से बढ़ाओ, और 20 इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रख दो। ठीक है, तो आपका पूरा शेड्यूल खुद से बना सकते हो। अब इससे बच्चों, ये तुम्हारा हो गया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्स पर, वाई पर एडी एंड एएस। ठीक है, ये क्या है आपका, एएस है 45 डिग्री लाइन मूविंग अप, और ये क्या है, एडी है। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्ट हो रहे हैं एम पॉइंट पर। ठीक है, कौन से लेवल ऑफ इनकम पर, ओ एस लेवल ऑफ इनकम पर। तो ओ एस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये ओ एस, ये क्या हुआ तुम्हारा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम यानी कि यहाँ पे पहुंचने के बाद ना इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी में, ना कम होगा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। अब ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं कि व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन एडी इज मोर देन एएस प्रायर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ एडी इज इक्वल टू एस है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ y इज इक्वल टू सी होता है, s इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंस याद रखो। ठीक है, तो ये AD इज मोर देन AS है, ये AD है, ये हो गया TR, और ये तुम्हारा पॉइंट लेते हैं आपका BR। TR क्या है तुम्हारा इसमें, TR AD और BR AS, तो AD इज मोर देन AS है। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट बच्चों लिखने आपको करने हैं, और इसको ध्यान से समझो, पूरे 3 में से 3 नंबर आते हैं। ठीक है, कि AD इज मोर देन AS, हाउ द इकोनॉमी विल कम टू इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल टू AS, क्वेश्चन। और व्हेन AD इज मोर देन AS,
वाई इट इज नॉट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्यों नहीं है? ठीक है, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. डिफेंड और रिफ्यूट एक क्वेश्चन. उसके अलावा व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी प्रायर द इक्विलिब्रियम. ठीक है, टू रीच एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, what changes will take place when AD is more than AS in the economy? सबका आंसर यही होगा. 3 स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट होगा बेटा क्या हो रहा है, फिर क्या चेंजेस होंगे, और फिर इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगी. वेरी सिंपल. क्या हो रहा है? AD इज मोर देन AS है. यहाँ देखो मैं कैसे लिखना है. AD इज मोर देन AS है. AD क्या है? C प्लस आई. तो इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड एंड फर्म. सी मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन, आई मतलब फर्म इन्वेस्टमेंट. तो हाउस होल्ड एंड फर्म टुगेदर प्लस टुगेदर आर प्लानिंग. एडी हमेशा क्या आती है? प्लानिंग टू बाई मोर. ठीक है, देन व्हाट द फर्म आर प्लानिंग टू सप्लाई इन द मार्केट. क्योंकि ये ज़्यादा है, इन्होंने 100 करोड़ खरीदने के लिए सपोज 60 करोड़ का कंजप्शन और 40 करोड़ की कैपिटल गुड्स फर्म ने प्लान करी खरीदने के लिए, लेकिन फर्म ने प्लान किया केवल 80 करोड़ का बेचने के लिए. दिस इज दैट सिचुएशन. तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म टुगेदर आर प्लानिंग टू बाई मोर देन व्हाट फर्म्स आर प्लानिंग टू सप्लाई. हो रहा है, क्या हो रहा है. फिर अब इससे क्या चेंजेस होंगे? इससे क्या होगा? अब प्रोड्यूसर को कहाँ से सेटिस्फाई करना पड़ेगा? अपने स्टॉक से लेना पड़ेगा. तो जो उनकी प्लान इन्वेंट्रीज थी विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया. अब उसको टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू द डिजायर्ड लेवल, उनको फिर से डिजायर्ड लेवल पे इन्वेंट्रीज को ले जाने के लिए. अब ये थी सपोज, ये हो गई क्योंकि यहाँ से आउटपुट लेके एडी को मार्केट में दिया, तो हमारी प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री ये डिजायर्ड थी, ये इतनी हो गई, कम हो गई. To bring the inventories back to the desired level, now producer will increase the output. Then employment will increase, income will increase. So it is not known as equilibrium. क्योंकि यहाँ पे income और output क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Not in the state of rest. तो ये क्या हुआ? equilibrium नहीं हुआ. प्रूव हो गया. ऐसे ही इधर बियॉन्ड आप प्रूव कर देंगे. बियॉन्ड क्या है? AD is less than AS. ठीक है, ये क्या है? AD है और ये क्या है? AS है. AD is less than AS. When AD is less than AS, तो अब इसका उल्टा कर दो. ये क्या है? Beyond. AD is less than AS, right? Beyond. इक्विलिब्रियम के बाद में. ठीक है, पोस्ट इक्विलिब्रियम, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्म्स, हाउस होल्ड एंड फर्म टुगेदर आर प्लानिंग टू बाई लेस देन व्हाट द फर्म्स आर प्लानिंग टू सप्लाई. इन्होंने 100 करोड़ का खरीदने का प्लान किया और फर्म्स ने 120 करोड़ का बेचने का प्लान किया. तो 20 करोड़, अब उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? 20 करोड़ विल रिमेन अनसोल्ड इन द मार्केट. वेयर इट विल गो? इट विल गो टू स्टॉक. ठीक है, तो प्रोड्यूसर की उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रोड्यूसर्स की इन्वेंट्रीज क्या होंगी? बढ़ जाएंगी बियॉन्ड दैट डिजायर्ड लेवल. ठीक है, अब टू ब्रिंग द, अब इतनी वो डिजायर्ड कर रहा है, इतनी हो गई, बढ़ गई. टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू डिजायर्ड लेवल. ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेंगे? अपना आउटपुट कम करेंगे. ठीक है, जब आउटपुट कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और इनकम भी कम होगी. तो इट इज नॉट स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब आ जाइए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ये दो अप्रोचेस है. ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, SNI. यहाँ पे आई ऑटोनॉमसली है. टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस, राइट. ये आपका SNI लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल, एक्स एक्सेस पर. ठीक है, ये क्या है? हमारी सेविंग. ठीक है, यहाँ पे E पॉइंट, यहाँ पे S इज इक्वल टू I.
जहाँ ए डी इज इक्वल टू एस होगा वहाँ एस इक्वल टू आई होगा, राइट। उससे पहले जहाँ ए डी इज मोर देन ए एस है वहाँ आई, क्योंकि ए डी का कॉम्पोनेंट है आई, ठीक है, तो आई विल बी मोर देन एस, ठीक है। अब इसमें तीन स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको चेंज करना है, पहला, बाकी दो वही रहेंगे जो आप ए डी और ए एस अप्रोच में लिखते हैं तीन स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट क्या चेंज करेंगे, जब एस इज लेस देन आई है, क्या, प्रायर, प्रायर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा है कि एस इज लेस देन आई, ठीक है। जब s इज लेस देन i है तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि i तो कांस्टेंट है, ठीक है, केवल c और s ही चेंज हो रहे हैं, i तो कांस्टेंट है। तो इस s इज मोर देन, इज लेस देन i, इसका मतलब क्या है कि द हाउस होल्ड सेक्टर, c ही लिखेंगे क्योंकि i कांस्टेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, ठीक है, देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू, ठीक है। आई तो कांस्टेंट, आई को हम इसमें नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनो, केवल सी और एस की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट, क्योंकि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, क्योंकि सेविंग इज लेस देन आई है, सेव लेस किसके कंपैरिजन में, देन फॉर्म एक्सपेक्टेड देम टू, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट वही लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंटली इन्वेंट्रीज विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, राइट, क्योंकि वो जब कंज्यूम करना ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, जितना फर्म ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, तो फर्म कहाँ से लाएगी आउटपुट, अपने प्लान स्टॉक से, तो प्लान इन्वेंट्रीज विल फॉल below the desired level. To bring the inventories back to desired level, the firm will increase the output. Consequently, employment will increase, income will increase, so it is not equilibrium. ठीक है, कैसे आ रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगी, जब सेविंग बढ़ते बढ़ते आई के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जब सेविंग बियॉन्ड, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, s इज मोर देन i, ठीक है, जब बियॉन्ड s इज मोर देन i है तो पहला स्टेटमेंट वही लिखेंगे, द हाउस होल्ड सेक्टर आर प्लानिंग टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर, ठीक है, आर प्लानिंग टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर देन व्हाट फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, ठीक है, आई से कंपेयर करेंगे, व्हाट फर्म एक्सपेक्टेड देम टू, ठीक है। Consequently, inventories will increase beyond the desired level. To bring the inventories back to desired level, the firm will reduce output. Consequently, employment, income, both will reduce. So, it is not state of rest, it is not equilibrium. अब जब ये इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, और कब तक कम होगी, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है बच्चों कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बच्चों। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या था, ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर प्रिवेलिंग वेज रेट कैपेबल टू वर्क गेट जॉब, फुल एम्प्लॉयमेंट, बट इट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है तभी भी temporary type of unemployment may exist in the economy, that is structural unemployment and frictional unemployment. ये दो टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो टेम्परेरी टाइप की होती हैं और वो इकोनॉमी में हो सकती हैं, होती ही हैं, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इनवॉलेंट्री, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, कैपेबल है लेकिन उनको काम नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड।
एक्सेस डिमांड, अब इसमें बहुत ही ध्यान से बच्चों, बहुत गलतियां कर करके आते हैं बच्चे कि ए डी इज मोर देन ए एस लिख देते हैं, यहाँ पे ए डी इज लेस देन ए एस लिख देते हैं। ये एब्सोल्युटली तुमको 0 मार्क्स दिलाता है, ठीक है। ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड नहीं है जब तक हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखते। ये बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है। कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, समझ में आई ना। यहाँ एफ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फुल मार्क्स और 0 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्या है, इसके 4 कंपोनेंट है, ठीक है। 4 कंपोनेंट में सी, आई, जी एंड नेट एक्सपोर्ट। इसमें किसी की भी वैल्यू बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी, मे कॉज एक्सेस डिमांड, ये रीजन में लिख दोगे। किसी की भी वैल्यू एडी में कम होगी तो डिमांड फॉल हो जाएगी, एडी फॉल होगी और मे कॉज डेफिसिट डिमांड। इसका इम्पैक्ट एक्सेस डिमांड का, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट है बच्चों, तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा शॉर्ट रन में? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पे नो चेंज, नो चेंज। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी क्या? इनकम भी नहीं, क्योंकि एनी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट मीन्स इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम भी नो चेंज, ठीक है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गई है इकोनॉमी और नो इंक्रीज इन आउटपुट इज पॉसिबल इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड क्या होगी, इन्फ्लेशनरी गैप विल कॉज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, मतलब कि प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, विल इंक्रीज। समझ में? ये इसका क्या हो गया, इम्पैक्ट। समझ में? इसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों, इसका इम्पैक्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल लिखोगे मैक्रो है, ठीक है। ये तीनों ही कम होंगे, इसमें तीनों ही फॉल होंगे, क्योंकि डेफिसिट डिमांड हो रही है, तो डिमांड होने से प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होने से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम हो जाएगी। तो इसमें तीनों कम होंगे, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं, इनकम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके कारण जब आउटपुट नहीं बढ़ सकता शॉर्ट रन में, तो एडी एक्सेस हो जाएगी और एक्सेस होने से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, वो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, और ये क्या है, प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगी, डिफ्लेशन होगी, डिफ्लेशन इट में कॉज डिफ्लेशनरी गैप, और ये दोनों क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो लास्ट में इसके 2 प्रॉब्लम के मेजर, आप इसमें ध्यान से सुनो। ये एक्सेस डिमांड, AD is more than AS corresponding to full employment. Deficit demand, AD is less than AS corresponding to full employment, need to be controlled. अब measures, अब इसके 2 measures हैं, एक तो फिजिकल और एक मॉनेटरी, इस पे बहुत ध्यान रखना। एक मॉनेटरी मेजर, एक फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसकी फिजिकल पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या है, फिजिकल। ये बहुत ध्यान में, बच्चों का 0 हो जाता है, मॉनेटरी और फिजिकल पे ध्यान नहीं देते और कुछ भी लिख देते हैं, राइट। तो अगर फिजिकल और मॉनेटरी मेजर पूछा है तो उसी पे ही फोकस रखना है, डोंट मेक योर मार्क्स 0, ठीक है। तो फिजिकल जहाँ भी आएगा तो हम इसमें बैंक रेट, रेपो रेट बिल्कुल नहीं लिखेंगे स्ट्रिक्टली, और क्या लिखेंगे, टैक्सेशन पॉलिसी,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजट, ये वाले पॉइंट आएंगे इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी ये कौन बनाता है? आरबीआई की है, ठीक है। और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक तो क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाए, इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव किसको अफेक्ट करती है? वॉल्यूम को, वॉल्यूम को, मनी सप्लाई की वॉल्यूम को क्वांटिटेटिव, ठीक है। और क्वालिटेटिव डायरेक्शन, वॉल्यूम को नहीं इफेक्ट करती है, डायरेक्शन को करती है। किसका? क्रेडिट का डायरेक्शन, मनी का डायरेक्शन, मनी फ्लो का, क्रेडिट फ्लो का, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड एलआरआर। ये क्वांटिटेटिव मेजर है जो टोटल मनी सप्लाई की वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, तो बढ़ा देते हैं फॉर द इकोनॉमी एज ए होल, या फिर कम कर देते हैं। ये किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव, जो कि वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, ये दोनों किसको इफेक्ट कर, कैसे इफेक्ट करते हैं मनी फ्लो को मार्केट में? बाई मेकिंग द लोन चीपर ऑन एक्सपेंसिव, बाय इफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, लोगों के लिए लोन महंगा हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, ठीक है। लोन एक्सपेंसिव हो गए और डिमांड फॉर लोन विल रिड्यूस एंड एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल्ड। पूरा प्रोसेस लिखना होता है एक एक, इसलिए बार बार मैं सीक्वेंस से बताती हूँ, ठीक है। और डेफिसिट डिमांड है तो बैंक रेट एंड रेपो रेट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस्ड बाय कमर्शियल बैंक, लोन्स विल बी चीपर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस्ड, राइट। द डिमांड फॉर लोन्स विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड डेफिसिट डिमांड विल बी ओवरकम, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है? बैंक रेट और रेपो रेट में शॉर्ट और लॉन्ग रन का ही डिफरेंस है। बैंक रेट क्या? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग रन, एंड रेपो रेट क्या है? द कमर्शियल आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट रन, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाइए रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड्स इन देयर अकाउंट विद आरबीआई। जिस रेट पर आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक अपने फंड्स डिपॉजिट करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? कि अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी, बढ़ा देगा आरबीआई। मैं आरबीआई हूँ, आप कमर्शियल बैंक है, मैंने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो अब आप कहाँ प्रेफर करेंगे अपने फंड्स को रखना? मेरे पास, क्योंकि यहाँ आपके फंड्स, कमर्शियल बैंक के फंड्स आरबीआई के पास ज़्यादा सेफ है और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ गया, आपको रिटर्न भी मिल रहा है। और आपकी फिर ये क्या अफेक्ट करेगा? लेंडिंग पावर। आपके फंड्स मेरी तरफ डाइवर्ट हो गए, आपकी लेंडिंग पावर कम हो गई। जब आपकी लेंडिंग पावर कम होगी तो यू कैन गिव लेस लोन टू पीपल और मनी सप्लाई रिड्यूस, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। अपोजिट टू इट, डिफ्लेशन में क्या करूँगी मैं? रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगा। तो आपके जितने फंड्स रखे हैं यहाँ मेरे पास, आप निकाल लेंगे, विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके आपकी क्या बढ़ गई? लेंडिंग पावर बढ़ गई, फंड्स बढ़ गए, विच यू कैन यूज टू लेंड मनी टू पब्लिक, जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन है बच्चों। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक एंड जनरल पब्लिक, राइट। ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा? सेल करेगा। मैं आरबीआई हूँ, मैं तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करूँगी, बदले में तुम क्या दोगे मुझको? बताओ, पैसे। अब जब तुम मेरे को पैसे, फंड्स, मनी पे करोगे तो आपके पास फंड्स कम रह गए, आपके फंड्स कम रह गए तो आपकी क्या कम हुई? लैंडिंग पावर।
आपकी लेंडिंग पावर कम हो गई तो यू कैन गिव लेस लोन टू पब्लिक, मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। डिफ्लेशन है तो आरबीआई मैं क्या करूँगी, विल स्टार्ट परचेसिंग क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किससे, कॉमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक से खरीदूंगी। और जब मैं खरीदूंगी तो आरबीआई बदले में क्या देगा, कॉमर्शियल बैंक को, पब्लिक को, मनी। और मनी से क्या होगा, उनके फंड्स बढ़ जाएंगे, उनकी लैंडिंग पावर बढ़ेगी। लैंडिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, दे कैन गिव मोर लोन्स टू पब्लिक, डिफ्लेशन विल बी ओवरकम, डिफ्लेशन क्या विल बी चेक्ड। ये आपका क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, राइट। या फिर एक पैराग्राफ दे देते हैं और नीचे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा है आपका एल आर आर, सी आर आर एंड एस एल आर, ये ध्यान रखना। सी आर आर के फिक्स प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच कॉमर्शियल बैंक कीप इन देयर अकाउंट विद आरबीआई, वो सी आर आर होता है। और विच द बैंक्स कीप विद देमसेल्व्स, खुद अपने पास, ठीक है, टू मीट द डे टू डे पेमेंट रिक्वायरमेंट, राइट, उसको बोलते हैं एस एल आर, ठीक है। अब दोनों को चेंज करके बैंक्स की लेंडिंग पावर को इफेक्ट करता है। बैंक की लेंडिंग पावर क्या होती है बच्चों, कि आपका सपोज आरबीआई ने कहा एलआरआर बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन होगी तो बढ़ा देगा, कहेगा 20 नहीं अब 30% कैश रखो, ठीक है। तो आपको 10% जो पहले आप लोन में यूज करते थे, लोन देने के लिए, अब तुम्हें अपने पास कैश में रिजर्व रखना है, ठीक है। तो आपके जो फंड्स फॉर लोन विल रिड्यूस, ठीक है, आपकी लेंडिंग पावर कम हो गई और लोन्स कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई विल बी चेक्ड। डिफ्लेशन होगी तो एलआरआर को कम कर देगा, आप 20 नहीं 10% अपने पास कैश रखो, ठीक है। तो आपके पास 10% और अपने डिपॉजिट की लैंडिंग पावर बढ़ जाएगी। मोर लोन यू कैन गिव टू द जनरल पब्लिक, मोर लोन्स मोर मनी सप्लाई, डिफ्लेशन विल बी चेक्ड। ये क्या आपका एलआरआर। एक क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। इसका मीनिंग क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का, सपोज मुझे 1,50,000 का लोन लेना है, ठीक है, और कोलेट्रल वो सॉरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20%, ठीक है। मुझे 1 लाख का लोन लेना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20%, तो मुझे कोलेट्रल कितनी रखनी पड़ेगी, 1,20,000, 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। 1 लाख का लोन लिया, कोलेट्रल कितने की लिखी, 1,20,000, क्योंकि 20% क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये कैसे मनी फ्लो को कंट्रोल करता है बच्चों, कि ये पूरे इकोनॉमी का एज ए होल नहीं है, ये किसी पर्पस के लिए, जैसे कंजप्शन के लिए, अगर कार के लिए कोई लोन ले रहा है तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वैल्यू की कोलेट्रल आप बैंक के पास रखनी पड़ेगी। दैट अफेक्ट द बोरोइंग पावर, बोरोइंग कैपेसिटी, ये बहुत कीवर्ड्स बता रही हूँ बच्चों। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ बोरोवर विल रिड्यूस, दे कैन टेक लेस लोन, मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया, 20 से 10% कर दिया, जो पहले नहीं ले पा रहे थे वो अब ले पाएंगे, जिनके पास 1,10,000 की कोलेट्रल है वो भी लोन ले पाएंगे। तो क्या उससे क्या बढ़ी, मार्जिन बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई लोगों की, ज़्यादा लोग आए लोन लेने तो मनी सप्लाई बढ़ गई, डिफ्लेशन इज कंट्रोल। तो ये मॉनेटरी मेजर्स है। इसमें आपके फिस्कल में टैक्सेशन पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन में बढ़ जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो एक्सेस डिमांड विल कम डाउन, इन्फ्लेशन विल बी चेक्ड। डिफ्लेशन में डायरेक्ट टैक्सेस आपके कम कर देगी गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस कम करेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। मुझे 20 से 10% देना है, ठीक है, और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो पहले मैं सपोज भी अभी किया ना 12 लाख को टैक्स एग्जम्प्टेड कर दिया, ठीक है, तो अब हमें टैक्स नहीं देना, उससे हमारी क्या बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी,
डिमांड बढ़ने से क्या होगी, डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो ये क्या है आपका फिस्कल मेजर्स है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिफ्लेशन में उसको अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम करना है। एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को सरप्लस बजट बनानी है, जिसमें वो लेती ज़्यादा है और खर्च कम करती है। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप में, डिफ्लेशनरी गैप में उसको कैसे बजट बनाए, डेफिसिट बनाने हैं, ले कम और वापस ज़्यादा करें, ताकि मनी फ्लो मार्केट में बढ़े और डेफिसिट डिमांड विल कम अप टू सफिशिएंट डिमांड। ये आपके मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचा है जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो 12 नंबर पक्के करने हैं ना बच्चों, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। आप कहोगे इतना 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। अब जब आप बुक रख के देखोगे ना और इंटरेस्ट एक बार आने लगेगा तो आपको इतना मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जब क्वेश्चंस करोगे और उसके आंसर आप निकाल पाओगे तो और भी मज़ा आएगा। और बोर्ड में जब मार्क्स आएंगे तो बस मत पूछो फिर कितना मज़ा आएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना बच्चों। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसमें सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर का डिफरेंस मैंने हर वीडियो में अपनी बताया है, उसको अलग करके रखो। मनी मल्टीप्लायर कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम को कितनी बार कितने गुना बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम को कितनी बार बढ़ाता है, वो उसको बोलते हैं के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, राइट। कितनी गुना बढ़ रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सपोज अब इस फॉर्मूले में जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड्स में जाते हैं हमें पता है, अच्छे अच्छे बच्चे भी हड़बड़ी में ये गलती कर देते हैं फॉर्मूले की। उसमें बच्चे लिख देते हैं चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। इसको याद रखना, जो पहले बढ़ता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो चेंज इन आई, पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम, उसके कारण जो नेशनल इनकम बढ़ रही है कितने गुना, दैट इज के, राइट। तो इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, वो है चेंज इन आई, पहले ये बढ़ता है उसके बाद ये बढ़ता है, इसको आप ऐसे याद करोगे, ठीक है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, एक बनता है 1/1 माइनस एम पी सी। अब इससे एक और बनेगा, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस। तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा 1/एम पी एस, ठीक है। तो ये आपके जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप जौन सा फॉर्मूला चाहिए वही लगा के आप एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू कंजप्शन फंक्शन में भी दे देते हैं। मैं जो मैंने बी बताया, बी क्या है, एमपीसी है, और 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस है, ठीक है। अब आ जाइए इसकी में और क्या क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है कि 1% कंजप्शन इज द इनकम ऑफ अदर। अगर मैं खर्च करूं और मैंने आपसे खरीदी तो आपकी क्या बन गई, इनकम। तो क्यों इनकम कई गुना बढ़ रही है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि 1% कंजप्शन इज द इनकम ऑफ अदर, ठीक है। ये इसको कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब एमपीसी और के में कैसा रिलेशनशिप है, एमपीसी अगर हाई है तो के भी हाई होगी। अगर ये प्रूव करने के लिए आता है तो दो वैल्यूज एमपीसी की लो, 0.8 एंड 0.9, कोई सी भी दो वैल्यू लो और उसको फॉर्मूले में डालो, प्रूव कर दो कि जब एमपीसी 8 है तो ये के है, 1/0.255 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा के की वैल्यू 10, 1/0.1,
तो के की वैल्यू आएगी 10। तो एमपीसी बढ़ी तो के भी बढ़ा 5 to 10। ये प्रूव करने के लिए 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, क्या रिलेशनशिप है के और एमपीसी की पॉजिटिव, ठीक है। और उस प्रूव करो डिफेंड और रिफ्यूट, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके प्रूव करके आओगे, ठीक है। और एमपीएस और के, एमपीएस इज द रेसिप्रोकल ऑफ के, उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ के। इसमें और के में इनवर्स रिलेशन, ये हाई होगी तो ये कम होगी, और ये होगी कम तो ये हाई होगा। इसको भी प्रूव करो। 0.2 लो एमपीएस और 0.4 लो, ठीक है। तो जब ये 0.2 है तो 1/MPS मीन्स 1/0.2 कितना हुआ 5, और जब ये 0.4 है तो 1/MPS इज इक्वल टू 1/0.4, तो ये कितना हुआ 2.4। तो एमपीएस बढ़ी 2 से 0.2 से 0.4, और के की वैल्यू कम हुई 5 to 2.5, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एक न्यूमेरिकल पक्का 3 और 4 मार्क पक्का क्वेश्चन अभी तक मेरा पूरा जब से मैं देख रही हूँ, एक न्यूमेरिकल तो पक्का आता है एडीएएस कॉन्सेप्ट से। एक ब्रेक इवन पॉइंट, एडी इज इक्वल टू एएस इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इनसे आप बिल्कुल पक्का करके रखो। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपीसी ऑफ रिच इज लो एज कंपेयर टू एमपीसी ऑफ पुअर। एमपीसी ऑफ पुअर जो होती है वो हाई होती है, क्यों? क्योंकि वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो सारे के सारा पैसा खर्च, मैक्सिमम वो खर्च कर डालते हैं टू रीच ए डिजायर्ड लेवल लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एमपीसी ऑफ पुअर इज हाई, एमपीसी ऑफ रिच इज लो, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है अपने लिविंग स्टैंडर्ड से। तो जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ डिपॉजिट कर दो, वो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो डेवलप्ड नेशन में है वहाँ पे रिसेशन का एक रीज़न ये भी है बच्चों कि आपका जो एमपीसी है, सारे अमीर लोग हैं वहाँ पे, एमपीसी है उन लोगों की वो लो है, तो एडी कम हो जाता है। एडी कम हो जाएगा तो कॉमोडिटी विल नॉट बी सोल्ड, और सोल्ड नहीं होंगी तो इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी, और टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज बैक टू डिजायर्ड लेवल द प्रोड्यूसर विल फॉल द आउटपुट, और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, रिसेशन आने लगता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपका जो, चलिए उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो अभी गवर्नमेंट ने किया है ये इनकम टैक्स का रिबेट पे, ये कितना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ये मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक सेपरेट वीडियो बना के, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें समझना बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। एक सेपरेट छोटा सा शॉर्ट बना के आपको शेयर करूँगी। तो न्यूमेरिकल मार्क्स, फिर मैंने क्या क्या बताया एक बार और रिवाइज करा दूँ। एपीसी कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ बोथ, राइट। अब इसमें नेक्स्ट पता है एपीसी एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, स्टॉक एंड फ्लो, ये वाला कॉन्सेप्ट सब पढ़ा है। उसके बाद आपको पढ़ाया आपको इन्वेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, थ्रू एडीएनएएस, थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बढ़ाया आपको एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड का रीजन, इम्पैक्ट, मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक कॉन्सेप्ट एक और साथ में पढ़ा है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इस पे भी 1 मार्कर एजर्शन और रीजन क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट उसमें बुक में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम मीन्स ओनली एडी इज इक्वल टू एएस। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन में एफ को मत भूलना बच्चों, फुल मार्क्स लाने हैं तो। और इक्विलिब्रियम में आपका एफ नहीं है, it can be at corresponding to full employment equilibrium, it can be prior, it can be beyond, ठीक है। जब प्रायर इक्विलिब्रियम प्रायर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसको बोलते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें क्या होती है, डेफिसिट डिमांड होती है, ठीक है।
और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रखा है एक सेपरेट वीडियो में, उसको जाके देख लेना। सीबीएसई ने इसमें नहीं डाला था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जो मैंने आज की वीडियो में 1 घंटे में पढ़ाए बच्चों, वो पॉइंट तो अपने बिल्कुल पक्के करके जाना। अगर आपको 12 नंबर श्योर करने हैं तो श्योर, ठीक है। तो इसको इन पॉइंट्स को पक्का करके जाना अच्छे से, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करो। अब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस समय पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी मिराकल करके डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस समय अपना पूरा दिमाग और साथ में दिल लगाते हैं, ठीक है। जो बच्चा दिल और दिमाग दोनों से पढ़ेगा उसका आउटकम तो आना ही है, ठीक है। तो बी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टू अचीव द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट बाय 47 डेवलप्ड नेशन। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो स्किल्स नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी और हमारा ये टारगेट हम डेवलप्ड इकोनॉमीज में नहीं आएंगे। तो मैं इसीलिए इसी पे काम कर रही हूँ बच्चों कि मेरे बच्चे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर बने, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।